हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं क्या क्लास 12th का हमारा एक टॉपिक कुलम्स लॉ। ठीक है। कुलम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, है ना, बेसिकली ये लॉ दिया था। ठीक है। वो लॉ था बेसिकली क्या कि दो चार्जेस के बीच में उन्होंने फोर्स के बारे में बताया था। ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं that it states that the magnitude of the electrostatic forces between the 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि दो चार्ज कंसिडर किया। लेट अस से दो पॉजिटिव चार्ज, एक Q1 चार्ज, यहाँ दूसरा Q2 चार्ज। उन्होंने दो पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया। ठीक है, किसी r डिस्टेंस पे। ठीक है। फिर क्या बोला कि जो फोर्स इस दोनों के बीच में ऑब्वियस है कि इस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन की वजह से दोनों के बीच में फोर्स लगना शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया, जो फोर्स जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके प्रोडक्ट के, है ना, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। ठीक है ना, पहला इनके स्टेटमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि जो इसका जो डिस्टेंस है r, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरा, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरा फोर्स। ठीक है। इस दोनों स्टेटमेंट को अगर हम मिला दे, इसको इक्वेशन 1 बोल दे, इसको इक्वेशन 2 बोल दे, दोनों स्टेटमेंट को अगर मिला दे हम, है ना, दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो होता है क्या चीज, एक बराबर, है ना, k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर ये मेरा फोर्स का वैल्यू आ गया, ये कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स का जो वैल्यू आता है यही आता है, F बराबर k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। जहाँ जो k होता है मेरा, वो होता है क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। इस k का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा, इस k का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेंगे क्या इसका, इस k का यूनिट क्या होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ से देख रहे हैं क्या कि दैट F बराबर k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट k इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है। तो यहाँ से आप हमको बताइए क्या यूनिट होगा। दैट फोर्स का यूनिट तो हम जानते हैं न्यूटन, r का मीटर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2 का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट k का जो यूनिट है ये है तुम्हारा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है। एक चीज, इस k का जो वैल्यू होता है बेसिकली ये इतना होता है ना, और यहाँ से हम कह सकते हैं ऐसा दैट कि k बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एप्सिलॉन के बारे में बहुत कुछ, है ना, एप्सिलॉन नॉट के। वैसे अगर हम एप्सिलॉन नॉट के वैल्यूज की बात करें तो इसका जो वैल्यूज होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर हम आपको बोले क्या दैट आप इस एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। हम क्या करते हैं ना, इस फॉर्मूला में k की जगह वो डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखें तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/4 पाई, 4 पाई का तो कोई यूनिट होता नहीं है ना, Q1 Q2 अपॉन में FR स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा यूनिट, देखिए Q1 Q2 का तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा यूनिट है एप्सिलॉन नॉट का, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है बेसिकली कूलम्ब स्क्वायर, है ना, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। हम ऐसा बोल दे, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं ऐसा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे इस यूनिट को रख देते हैं कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, है ना। इसको बोलते हैं बेसिकली परमिटिविटी, बहुत कुछ आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ पूरा कहता है ना। कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पर कुछ नोट्स भी है ना, जैसे नोट अगर हम डिस्कस करें कि ये एप्लीकेबल किसके लिए, तो ये जो कूलम्ब्स लॉ हमारा है ना, वो एप्लीकेबल है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट इज एप्लीकेबल
ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? बस पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है हमारा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। दूसरा, ये जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, दैट इस Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा इधर एक F, और इस Q1 की वजह से इधर एक फोर्स लगेगा F, हम क्या बोल सकते हैं? दैट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना हो जाएगा? F12, हम ऐसा बोल सकते हैं। और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 दैट F21, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक ना। और हम जानते हैं दैट फोर्स जो होता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम इसको वेक्टोरियल फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो फोर्स एग्जिस्ट करता है ना, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, है ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दूसरा पॉइंट, दैट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, है ना, बिटवीन द टू चार्जेस acts along the line joining the two charges, joining the two charges, ठीक है। ये जो हमारा जो फोर्स लगता है बेसिकली दोनों चार्जेस के बीच में, वो जो लाइन एक्ट हो रहा है ना, बेसिकली जो लाइन जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन के अलोंग लगता है ना। तीसरा पॉइंट बोल देते हैं, ये जो फोर्स है ना बेसिकली इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, है ना। ये बेसिकली दोनों फोर्स क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। तो हम बोल देते हैं दैट फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in direction, and opposite in direction, and equal in magnitude and in opposite direction, है ना। आप इसको यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना। आगे हम लोग अभी देखेंगे इसका वेक्टर। बेसिकली कूलम्ब्स लॉ की वजह से फोर्स का क्या फॉर्मूला आता है ना, दैट एक फॉर्मूला हम देखें क्या कि दैट फोर्स F बराबर क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना, जहाँ पर K का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अभी हम लोग देखे थे क्या एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं क्या? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, है ना। अगर इफ व्हेन अ चार्ज इज डिप्ड इनटू एनी अदर मीडियम, अगर हम अपने चार्ज को क्या करते हैं किसी दूसरे मीडियम में डिप कर देते हैं, तब क्या होगा? तब जो मेरा फॉर्मूला आएगा ना फोर्स का, वो क्या होता है? के के जगह पे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी, एप्सिलॉन आ जाता है, जिस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं क्या चीज? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो समझ में आ रहा है ना। जहाँ पर ये जो ER है, रिलेटिव परमिटिविटी, ER जो होता है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक है। नहीं, नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, है ना। तो हम यहाँ से इस फॉर्मूला को ये भी बोल सकते हैं दैट 1/4 पाई, यहाँ से बेसिकली ये क्या आ जाएगा? ER इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा ER इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हम किसी मीडियम में इसको डिप कर देंगे सपोज, ठीक है। आपको ये बता दे दैट जो ER होता है ना हमारा, वो किसी भी मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट फॉर अ मीडियम, कांस्टेंट फॉर अ मीडियम, वो किसी भी मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है ना, वो बदलता नहीं है ना, ठीक है। और ER जो होता है बेसिकली वो उसका जो रेंज होता है वो 1 to इन्फिनिटी होता है, वो बेसिकली 1 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। मेटल्स के लिए ना, मेटल्स के लिए शायद 81 होता है, ये हमारा जो ER है वो मेटल्स के लिए क्या होता है? 81, ठीक है। तो ये हम आई होप कि समझ में आया होगा दैट व्हेन अ चार्ज इज डिप्ड इनटू द अनदर मीडियम, तब हम ये फॉर्मूलाज यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चंस आता है तो आपको यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू दे दिया रहेगा वहाँ, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखते हैं? वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लगा है ना। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि हम दो चार्ज कंसीडर करते हैं ना किसी r डिस्टेंस पे, है ना। एक चार्ज मेरा Q1 है, एक चार्ज मेरा Q2 है, ठीक है।
अच्छा सपोज कि इस Q1 की वजह से इस Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, हम बोल देंगे ना F ऑन टू ड्यू टू वन, इस फोर्स को तो यही बोलेंगे, ठीक ना। और इसके वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, दैट फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। तो वेक्टोरियल फॉर्म में हम इस तरीके से लिख देते हैं, और दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ना बेसिकली, और ये जो आर है बेसिकली है ना, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना, दोनों फोर्स का, ठीक है। और वो मैग्नीट्यूड होगा कितना, जो हमारा जो फोर्स एक्ट करता है वो हमेशा इस वेक्टर के लॉन्ग एक्ट करता है, मतलब ये जो आर वेक्टर है ना बेसिकली, जो आर वेक्टर होगा इसके लॉन्ग एक्ट करता है, मतलब दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाला जो लाइन होता है उस लाइन के अलॉन्ग मेरा जो फोर्स होता है वो एक्ट करता है। तो इस फोर्स का फॉर्मूला हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। इसको आर स्क्वायर नहीं लिखे, है ना, हम इसको क्या लिखते हैं, मॉड आर वेक्टर आर का होल स्क्वायर। और ये जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, यूनिट वेक्टर आर के लॉन्ग, नहीं, ये जो वेक्टर यूनिट वेक्टर इसके लॉन्ग जो फोर्स लगेगा वो यूनिट वेक्टर लॉन्ग आर लगेगा। तो हम यहाँ से एक चीज और बोल सकते हैं, दैट जो यूनिट वेक्टर आर है वो क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, बोलते हैं ना यूनिट वेक्टर को उसके वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड के टर्म में, है ना। तो यहाँ से जो मेरा फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, के Q1 Q2, है ना, अपॉन में यहाँ पर हम वेक्टर आर लिख देंगे, और नीचे जो ये आर आएगा तो इसकी वजह से ये जो हो जाएगा हमारा मॉड आर का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फोर्स आ गया, फोर्स ड्यू टू वन, है ना, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, ठीक है ना। तो हम इसको बोल देंगे ये वेक्टर फॉर्म में मेरा फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। आई होप कि ये कूलम्ब्स लॉ समझ में आया होगा, है ना। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, वैसे बोर्ड में ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं पूछता है कूलम्ब्स लॉ पे, ठीक है ना। तो और भी है इसका एक सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है ना, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।